वंदे मातरम खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। टनकपुर में गुरुवार की सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर तूफानी चुनाव अभियान चलाया। उन्होंने शारदा बस्ती, ग्रीन गार्डन और मनीहार गोठ में ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर 31 मई को होने वाले मतदान में भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाने का आह्वान किया। उनके साथ पूर्व विधायक कैलाश गैतोड़ी समेत तमाम भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बताएं कि मतदान की तारीख नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मियां पूरे उफान पर आ गई हैं। जहां बुधवार को कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने तुलसीराम चौराहे में भाजपा को अपने तेवर दिखाए, तो वहीं आज मुख्यमंत्री और भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी जनसभाओं की झड़ी लगा दी। शारदा बस्ती में आयोजित चुनावी जनसभा में सीएम धामी ने कहा कि भाजपा जीत हासिल कर रही है, ये सभी और जा रहा है, लेकिन ये सोचकर हमें शांत नहीं बैठना है। मतदान के दिन तक हमें पूरी मेहनत से काम करना होगा। उत्तराखंड के परिवहन और समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने चंपावत विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए जाते समय नानकमत्ता गुरुद्वारे में वो पहुंचे, जहां उन्होंने नानकमत्ता गुरुद्वारे में मत्था टेका और चंपावत विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री की जीत के लिए अरदास लगाई। वहीं नानकमत्ता गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से उन्हें सरोपा भेंट किया गया। आपको बताएं कि चंपावत विधानसभा उपचुनाव में मतदान को लेकर मात्र एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है, जिसके चलते चुनाव प्रचार अपने चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रचार के लिए प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। चंपावत जिले के जिला प्रभारी और परिवहन मंत्री चंदन रामदास मुख्यमंत्री के चुनाव प्रचार के लिए चंपावत जाने के दौरान जहां रास्ते में उन्होंने नानकमत्ता गुरुद्वारे में रुककर मत्था टेका और मुख्यमंत्री की विधानसभा उपचुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत के लिए अरदास भी लगाई। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से कैबिनेट मंत्री को सरोपा भी भेंट किया गया। चंपावत उपचुनाव में आना हुआ और मेरा सौभाग्य है कि जो ऐतिहासिक नानकमत्ता गुरुद्वारा है, इसमें मत्था टेकना जिंदगी में सबसे बड़ा जो सुकून है और जो सबसे बड़ी जो अरदास है उसको करने का मुझे मौका मिला। ये जो उपचुनाव है उसमें आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की मुख्यमंत्री के रूप में ऐतिहासिक विजय हो, ऐसी प्रार्थना मैं गुरुद्वारे में करके जा रहा हूँ। प्रदेश में लगातार चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और अभी तक चारों धामों में 10,26,000 से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा कर भी चुके हैं। वहीं यात्रा की स्थिति को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद हमारे संवाददाता ने प्रेमचंद अग्रवाल से खास बातचीत भी की। प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है और चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं और आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर के किस तरह से व्यवस्था को सुधारू किया जाएगा, किस तरह से सबको संभाला जाएगा, इसको लेकर कैबिनेट मंत्री जी ने पूरी बैठक की। अधिकारी, आला अधिकारी प्रदेश भर से जो है वो मौजूद थे। सर, क्या कुछ रहा बैठक में अगर बात करें तो? देखिए, जिस प्रकार से हमारी चारधाम यात्रा इस समय बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे इस धाम की तरफ रुख कर रहे हैं, व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप उसके बावजूद देखिए लोगों का जो आने का सिलसिला है वो जारी है। हम लोग उसको हरिद्वार, ऋषिकेश, हर जगह उनको रोक भी रहे हैं। और जिस प्रकार से आगामी 7 जून तक जो हमारा रजिस्ट्रेशन का स्लॉट है वो अभी तक बुक हो चुका है और उसके बावजूद यात्री भारी संख्या में आ रहे हैं। हमारी व्यवस्था आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमने बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, गंगोत्री में, यमुनोत्री में हमने सीमित की है यात्रियों की संख्या को, उसके बाद भी लोग उससे ज़्यादा पहुँच पा रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी व्यवस्थाओं के लिए हम लोग ठीक ठाक से उनकी व्यवस्था हो सके, यात्रा में आने वाले लोगों को, जो भी यात्री आ रहे हैं उनको ठीक से दर्शन हो सके, ये हम कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने बैठक ली है, हमारे कमिश्नर गढ़वाल सुशील कुमार जी, हमारे पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर जी, पूरे यात्रा मार्ग के जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी, डीएम, एसडीएम, एडीएम और तमाम
पुलिस प्रशासन के जो भी हमारे एसपी और उसके अधीनस्थ जो भी अधिकारी थे उनसे मेरी बातचीत हुई है। अभी तक की यात्रा ठीक चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम पे जिस प्रकार से लोग लगातार आ रहे हैं तो चैलेंज हमारे सामने, कोशिश कर रहे हैं। तो सर ये है कि अब क्योंकि विधानसभा का सत्र भी है, तो सत्र को लेकर और यात्रा को लेकर आप किस तरह से जो है दोनों चीज़ों को मैनेज करने जा रहे हैं? देखिए, हम सारी चीज़ों को मद्देनज़र बात कर रहे हैं। अभी तक हमारा 7 जून से हमारा गैरसैंण में सत्र प्रस्तावित था, लेकिन जो हालात अभी मुझे दिख रहे हैं, जैसी स्थिति अभी सामने आ रही है, तो उसमें हम लोग अभी सारे पहलू पर विचार करेंगे, तब निर्णय लेंगे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिन्होंने आला अधिकारियों की बैठक ली और बैठक में उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो यात्रा है वो सुचारू रूप से चलनी चाहिए और किसी भी तरह से परेशानी किसी के सामने पेश नहीं आनी चाहिए। मेरे सहयोगी सुनील के साथ में योगेश सेमवा, नेटवर्क 10 देहरादून। और वहीं देहरादून में चल रही स्मार्ट सिटी के कार्यों में अब सुस्ती नहीं चलेगी। आपको बता दें कि पहले काम में लापरवाही करने के आरोप में एक ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसको लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्यों की रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के सभी काम तय समय पर पूरा करने के साथ ही इन्हें जनता के लिए व्यवहारिक बनाया जाए। उन्होंने पीपीपी मोड पर स्मार्ट पोल का काम इस साल दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि विभिन्न योजना को कितने नागरिक उपयोग कर रहे हैं, इस संबंध में डेटा उपलब्ध कराया जाए और इसको लेकर सभी नागरिकों को जागरूक भी किया जाए। सिटी जो आधुनिकीकरण और उच्चीकरण के लिए हमारे 3rd राउंड में देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित किया गया था और इसमें 10 वार्डों को विकसित किया जाना था, जिसका 875 एकड़ क्षेत्रफल है और लगभग 3.5 लाख की जनसंख्या उसमें आच्छादित हो गई थी। तो आज मैंने तमाम अधिकारियों को बुला के उसकी प्रोग्रेस ली और विभिन्न बिंदुओं पे बातचीत हमारे लेवल पे हुई है। तो मुझे जो अभी तक जानकारी दी गई है उसमें स्मार्ट स्कूल जो जीजीआईसी राजपुर रोड है, जीआईसी खुड़बुड़ा है और जीजी जूनियर हाई स्कूल खुड़बुड़ा में अच्छी प्रोग्रेस इन्होंने दिखाई। और वहीं देहरादून में चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर कैबिनेट मंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं और यात्रा की व्यवस्था को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि बैठक में पर्यटन सचिव, गढ़वाल आयुक्त भी मौजूद रहे और साथ ही साथ बैठक में रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी के अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 30 मई को 8 साल पूरे होने जा रहे हैं और ऐसे में उनकी जन कल्याणकारी कार्यों को भाजपा जनता के सामने रखेगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने बताया है कि पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जनता से बूथ स्तर पर जनसंपर्क करेंगे। प्रदेश में चल रही योजनाओं को व्यापक रूप से चलाए जाने पर फोकस किया जाएगा। समय पर अपने सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार से बुलाते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में संगठन नीचे तक सक्रिय रहे, नीचे तक हम बूथ की हमारी जो रचनाएं हैं वो ठीक होती रहे। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। आज उसी के लिए भी ये इस प्रकार का आयोजन था। बाकी इसमें बताने के लिए कोई विशेष नहीं है। देहरादून में चारधाम यात्रा पर आए 5 और श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। केदारनाथ में 4 और यमुनोत्री धाम में 1 तीर्थयात्री की मौत हुई है। आपको बताएं कि 1000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों का स्वास्थ्य बिगड़ गया है और वहीं 251 यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। यात्रा शुरू होने से ही मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ज्यादातर यात्रियों की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खुद का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद ही यात्रा के लिए आएं। साथ ही साथ जगह जगह पर डॉक्टर्स को भी देखरेख के लिए रखा गया है, जिससे किसी की भी हालत बिगड़ती है तो उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जाए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने लालकुआं हल्द्वानी के बीच बन रहे हाईवे पर अकेले बैठकर विरोध प्रदर्शन किया है। हाईवे पर जगह जगह पड़े गड्ढों को लेकर हरीश रावत ने अकेले ही सड़क पर बैठकर धरना दिया और अपनी नाराजगी व्यक्त की। कुछ देर धरना देने के बाद कांग्रेस नेता हरीश रावत हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। आपको बताएं कि हरीश रावत देर रात सर्किट हाउस में ही रुके हुए थे।
और वहीं सोनप्रयाग से 9,150 तीर्थ यात्रियों का पहला दल केदारनाथ के लिए रवाना हुआ है। आपको बताएं कि गुरुवार को 8,405 पुरुष, 5,694 महिलाओं समेत 202 नौनिहालों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं। अभी तक सिर्फ 5 विदेशी सैलानी केदारनाथ पहुंचे हैं। वहीं अगर कुल तीर्थ यात्रियों की बात करें तो सिर्फ 20 दिनों में 3,55,134 तीर्थ यात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। वहीं आगामी 1 जून से केदारनाथ यात्रा में भारी इजाफा भी हो सकता है। और वहीं देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं। और वहीं बात करें चारधाम यात्रा में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की, तो अभी तक ये आंकड़ा 10 लाख के पार हो चुका है। आपको बताएं कि 3 मई से 25 मई के बीच केदारनाथ धाम में 3,35,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। और इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम में 3,33,000 से ज़्यादा, गंगोत्री में 2 लाख से ज़्यादा और यमुनोत्री में 1,49,000 से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और इसके साथ ही हेमकुंड साहिब में 7,340 दर्शन श्रद्धालु कर चुके हैं और आंकड़ा ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देहरादून में मौसम के बदले मिजाज के बीच बादल और धूप की आंख मिचौली लगातार जारी है और फिलहाल बारिश का सिलसिला भी थम गया है, लेकिन बारिश के बाद पहाड़ों में मौसम सुहावना हो गया है। प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में तापमान सामान्य से नीचे आ गया है। मैदानी इलाकों में मौसम आमतौर पर शुष्क रहने के आसार हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक आज से मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिन तक मौसम शुष्क रहेगा। और खबर उखीमठ से है, जहां केदार घाटी के अलग अलग स्थानों से रोजाना 9 हेली कंपनियां केदारनाथ के लिए उड़ान भर रही हैं। 9 हेली कंपनियों ने केदारनाथ के लिए 420 उड़ानें भरी और साथ ही साथ करीब 2000 से ज़्यादा तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे, जिनमें से 2304 तीर्थयात्रियों की वापसी भी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक 6 मई से शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा से अभी तक 9 हेली कंपनियों 6041 उड़ानें भर चुकी हैं और 33,000 से ज़्यादा तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंच चुके हैं, जिनमें से करीब 32,000 से ज़्यादा तीर्थयात्रियों की वापसी भी हो चुकी है। 9 हेली कंपनियां रोजाना गुप्तकाशी, जामू, फाटा, बड़ासू, शेरसी और सोनप्रयाग से उड़ानें भर रही हैं। और वहीं हरिद्वार जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर खगेंद्र सिंह आज लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और क्षेत्र में ही रायसी क्षेत्र स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कई आंकड़े जुटाए, जिसमें प्रसव समेत ओपीडी, आईपीडी और हायर सेंटर रेफर मामलों की संख्या शामिल है, जिनमें प्रसव की अच्छी खासी संख्या के मद्देनजर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बेहद संतुष्ट नजर आए। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों की कमी को लेकर भी 2 वरिष्ठ चिकित्सकों की तैनाती किए जाने का बयान भी दिया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर खगेंद्र सिंह ने बताया कि संक्रमण काल के दौरान चिकित्सा विभाग को बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपातकाल और सामान्य समय में जिस प्रकार चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू रखा जा सकता है, उसे लेकर समय समय पर पूर्वाभ्यास और कई अहम बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। करीब यहाँ का कार्यकाल अभी 6 महीने होने जा रहा है। इस 6 महीने में तीसरी बार मैं यहाँ आपके लक्सर ब्लॉक का विज़िट किया हूँ और दिनों दिन जो भी है हमारी तीसरा विजिट में हमें पहले से इम्प्रूवमेंट यहाँ मिला है। आपके यहाँ अभी 2 डॉक्टर्स हमें भेज दिए गए हैं, एक महिला डॉक्टर के रूप में डॉक्टर सुषमा गुप्ता एंड एक मेल के रूप में डॉक्टर अनमोल को भेज दिए गए हैं, जो जिसकी कमी हमें बताया जा रहा था। बार बार यहाँ से जो MYC का आ रहा था लेटर कि हमें डॉक्टर दे दिया गया है और मेरे ख्याल से अब आने के बाद से और सुचारू रूप से और अच्छे तरह से चलेगा।
और वहीं पौड़ी में एसआईटी और शिक्षा विभाग की जांच में बीएड की डिग्री फर्जी पाए जाने के बाद देहरादून के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कामला में तैनात सहायक अध्यापक की सेवा समाप्त कर दी गई है। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल ने यह आदेश जारी किया है और इससे पहले शिक्षक को बीते साल नवंबर महीने में सस्पेंड किया गया था। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल MS बिष्ट द्वारा जारी बर्खास्त आदेश के अनुसार शिक्षक खिलेश लाल ने 2006 में रुद्रप्रयाग जिले के प्राइमरी स्कूल जखवाड़ी से बतौर सहायक अध्यापक अपनी सेवा शुरू की। इसके बाद मार्च 2008 में LT संवर्ग में उसका नाम आया था। बताया गया कि किसी ने शिक्षक के फर्जी बीएड की डिग्री होने की शिकायत की थी। शिकायत के बाद इस मामले में शिक्षक खिलेश लाल के प्रमाण पत्रों की एसआईटी ने जांच शुरू की। एसआईटी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून से शिक्षक के सभी प्रमाण पत्र मांगे। खिलेश लाल हमारे शिक्षक हैं जो कि हाई स्कूल कामला देहरादून में कार्यरत हैं। उनके खिलाफ एसआईटी की जांच और विभागीय जांच की गई और एसआईटी और विभागीय जांच में जिस विश्वविद्यालय से खिलेश लाल ने अपना बीएड का प्रमाण पत्र होना बताया था, उस विश्वविद्यालय से स्पष्ट आ गया है कि इस विश्वविद्यालय से इनको ये प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है। तो हमने खिलेश लाल को मौका दिया है कि आप बताइए कि आपने ये प्रमाण पत्र कहाँ से प्राप्त किया। तो खिलेश लाल ने ये कहा कि मैंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और विधिवत प्राप्त किया है, लेकिन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने कहा कि ये प्रमाण पत्र यहाँ से जारी नहीं हुआ है। तो इसी आधार पर हमने खिलेश लाल को भी काफ़ी समय दिया उनका पक्ष जानने के लिए, और जब हम पूर्ण रूप से ये आश्वस्त हो गए हैं कि खिलेश लाल का जो प्रमाण पत्र है वो मिथ्या है, झूठा है, तो हमने उनको सेवाओं से निष्कासित कर। और वही 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के दर्शनों को उत्तराखंड सरकार के द्वारा पंजीकरण की अनिवार्यता और यात्रियों की सीमित संख्या करने पर भी तीर्थयात्रियों का हुजूम दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इस साल बाबा के कपाट खुलते ही भक्त भारी संख्या में दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच रहे थे, लेकिन केदारनाथ धाम पैदल मार्ग के साथ ही पड़ावों पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद न हो पाने के कारण अव्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। केदारनाथ यात्रा के अंतिम पड़ाव सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक चलने वाली शटल सेवा के आवागमन में सदैव जाम की स्थिति बनी रहती है। जाम की स्थिति बनने का मुख्य कारण सड़क चौड़ीकरण ना हो पाना है। जाम लगने का खामियाजा तीर्थ यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और गौरीकुंड ग्रामवासियों ने 5 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण करने की मांग की है, लेकिन आपदा के 9 साल बीत जाने पर भी मार्ग का चौड़ीकरण नहीं किया गया। और वहीं चक्राता में वन प्रभाग की कनासा रेंज की टीम ने पिकअप वाहन पर लदे हुए 4 अभियुक्तों को भारी मात्रा में देवदार की लकड़ियों समेत गिरफ्तार किया है और जहां से आरोपियों को न्यायालय भेज दिया गया है। हालांकि रेंज अधिकारी महेंद्र सिंह गुसाई ने बताया कि वन विभाग की टीम गश्त कर रही थी और इसी दौरान उन्हें एक पिकअप वाहन दिखाई दिया। वाहन को रोकने के लिए कहा गया, लेकिन चालक ने वाहन को तेजी से आगे निकाल दिया, जिस पर वन विभाग की टीम ने पिकअप का पीछा किया और कुछ ही दूरी पर वाहन को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और वही अल्मोड़ा में पुलिस लाइन के प्रशासनिक भवनों के लिए अब प्रस्ताव बनाया जा रहा है। डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस लाइन के पुराने भवनों का जायजा भी लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा में पुलिस लाइन को बने सालों बीत गए हैं, जिससे कि भवनों की हालत जर्जर हो गई है। अब इसके लिए नए प्रशासनिक भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए डीजीपी पुराने भवन पहुंचे और उनका जायजा लिया। इस पर्पज से भी आया हूँ। इस बार इसका निर्माण कार्यों के एंगल से भी जायजा लेंगे। यहाँ पे हमारा टारगेट है कि एक नया प्रशासनिक भवन बनाया जाए पुलिस लाइन के लिए, तो क्योंकि उसकी ज़रूरत है। यहाँ पे पुलिस लाइन अल्मोड़ा बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, जीर्ण शीर्ण हालत में, तो इसमें नया उसमें डालेंगे, नया निर्माण कराएंगे ज़रूर। और वह अल्मोड़ा में कमिश्नर दीपक रावत ने जिला कलेक्ट्रेट में 5 जून को होने वाली यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर बैठक की और इस दौरान परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा में सिविल सर्विस परीक्षा के 12 सेंटर बनाए गए हैं और इन केंद्रों में चाक चौबंद व्यवस्था हो, साथ ही कोई भी परीक्षार्थी किसी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मोबाइल नहीं लेकर आए, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 5 जून को है और इसके 12 सेंटर्स जनपद में हैं। उसमें जो कमिश्नर हैं उनको एक तरह से ऑब्जर्वर बनाया हुआ है, ये देखने के लिए कि जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक ठाक हैं और जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन सब कुछ ठीक चल रहा है, इसकी निगरानी के लिए। तो आज मैंने जो सेंटर सुपरवाइजर्स हैं और डीएम साहब हैं, आप सबको बुलाया था कि कोई इनके डाउट्स हैं, जो भी वहाँ से मटेरियल आया उसको ध्यान से पढ़ लें, समय ड्यूटीज़ लग जाएं। जो हमारे सेंटर्स हैं उसमें फैसिलिटीज़ की कोई दिक्कत ना हो, फर्नीचर अच्छा हो, टूट फूट ना हो, बिजली पानी की दिक्कत ना हो। और वहीं नरेंद्र नगर रानी पोखरी रोड पर नरेंद्र नगर से 2 किलोमीटर आगे भूमाफिया ने लोकल लोगों से ज़मीन खरीदी, लेकिन ज़मीन तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं थी। इस ज़मीन तक पहुंचने के लिए भूमाफिया ने बगैर अनुमति के वन भूमि की ज़मीन पर रातों रात 140 मीटर सड़क काट दी, जिसमें पेड़ों का सफाया भी कर दिया गया। इसकी भनक जैसे ही वन विभाग को मिली, रेंज अधिकारी विवेक जोशी ने तहरीर देकर पुलिस से शिकायत की। वन विभाग और पुलिस मामले की जांच में जुटी है और कहा कि तुरंत मामले की छानबीन कर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में कोई भूमाफिया वन विभाग की भूमि पर ऐसा दुस्साहस ना कर सके। मामला हमारे संज्ञान में आया था कि रानी पोखरी मोटर मार्ग पर किसी ने अपने पर्सनल लैंड में जाने के लिए वन विभाग की भूमि से एक रोड कटान का कार्य किया है और हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस रोड को उसी समय रुकवा दिया गया। मतलब जितना हुआ था उसके बाद नहीं हुआ है। अभी भी आप देख सकते हैं कि वो रोड उनके किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो उनके लैंड तक नहीं पहुंची है। दूसरा, हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना पुलिस में हमने एक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हमारे वहाँ के संबंधित अनुभाग अधिकारी ने, श्री बुद्धिराम जोशी ने, वहाँ पे पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है और कठोर से कठोर कार्रवाई करने का हमारा प्रयास है। ये बेसिकली जो कुमारखेड़ा गुजराड़ा और ये रोड रानी पोखरी की तरफ जाती है, इस रोड पे यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे करीब चल के एक जगह पे पब्लिक कोई लैंड है जो किसी आदमी ने खरीदी है। खरीदने के बाद उस लैंड तक पहुँचने के लिए उनके पास जो है पैसेज नहीं था, तो उन्होंने एक पैसेज काटा है, रोड काटी है वहाँ पे, जिसको लेकर फॉरेस्ट ने एप्लीकेशन हमारे थाने की दी थी कि ये फॉरेस्ट की जो भू माफियाओं की गिरदृष्टि जमीन पर कैसे होती है, इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। नरेंद्र नगर कुमारखेड़ा से लेकर के जो रानी पोखरी वाली रोड है, हम उस रोड से जो एक लिंक रोड जो निकली गई है, इसको रातों रात काटा गया है और आप इसको देख सकते हैं कि कितना इसको काट करके जो है रातों रात 140 मीटर जो है इस रोड को भूमाफिया ने काटा है और यहाँ पर जमीन ली है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, और ये वन भूमि में रातों रात रोड काट करके उन्होंने जो है ये अपने जो जमीन ली है वहाँ तक ले जाने का काम कर रहे थे। लेकिन वन विभाग को इसका पता लगा, उन्होंने तहरीर लिखी, पुलिस को दी और पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस पर तुरंत जांच की कार्रवाई की जा रही है और जो भूमाफिया है उसको कटघरे में खड़ा किया जाएगा। देखना है कितना कार्रवाई होती है, ये देखने की बात होगी। मैं वाचस्पति दयाल, नेटवर्क 10, नरेंद्र नगर। और इसी के साथ ही खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।